हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का लास्ट चैप्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ये सब हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं चैप्टर वैल्यू ऑफ वर्क में। जिन एक्टिविटीज में पैसे का लेन देन होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जिन एक्टिविटीज में पैसों का कोई लेन देन नहीं होता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया है। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रही है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज शी इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम द स्कूल। बट अगर वही टीचर घर पे जाके अपने बच्चों को पढ़ा रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। सो इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इस चैप्टर के बिग क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की 3 कैटेगरीज होती है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट डिफरेंशिएट्स दिस एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स? ये तीनों टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम पढ़ेंगे, तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ठीक है, एंड हाउ आर दीज 3 सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड? 3 सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तीनों सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड है, दे कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो फार्मर है, वो गेहूं उगाता है, ठीक है, व्हीट ग्रो करता है। सो वो व्हीट ग्रो करना इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब जो वो गेहूं उगा रहा है किसान, वो डायरेक्ट आपकी प्लेट में आ रहा है? नहीं ना, दैट गेहूं इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आटा। वो जो आटा बनने का प्रोसेस है, आटा बनने का प्रोडक्शन है, दैट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। और वो जो आटा फैक्ट्री में बना है वो मार्केट तक आएगा ना, ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो आप जाके उसको खरीदोगे। आप डायरेक्टली फैक्ट्री से थोड़ी ना जाके आटा खरीदते हो, आप तो दुकान पे जाते हो। सो फैक्ट्री से दुकान तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो टर्शरी एक्टिविटी है। सो यही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड हाउ आर दीज 3 सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड में हम अमूल की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, अमूल क्या है? द टेस्ट ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं द फेमस अमूल गर्ल के बारे में। सो अमूल की स्टोरी के थ्रू हम इन तीनों सेक्टर्स का इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्शन समझेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर के नोट्स हैं, दिस पीडीएफ वुड बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। जितने भी टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है, क्वेश्चन बैंक है, सब यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगी। सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ स्टडी विद श्रद्धा यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो लाइक वी डिस्कस दैट 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सो जिन एक्टिविटीज में पैसे का लेन देन होता है, दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मदर अपने बच्चों को अगर पढ़ा रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, वन महोत्सव, ये सब हमने वैल्यू ऑफ वर्क में बहुत डिटेल में किया है। ठीक है, ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो इकोनॉमी के प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको चॉकलेट खानी है, डेयरी मिल्क खानी है, ठीक है, आप शॉप में जाकर खरीदोगे, करेक्ट। मान लो वो चॉकलेट आपने शॉप में जाके खरीदी ₹50 की, बट ये चॉकलेट शॉप में कहाँ से आई? कहीं से तो आई होगी ना। ये चॉकलेट आई थी शॉप में फ्रॉम कैडबरी फैक्ट्री। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, शॉपकीपर ने इस चॉकलेट के लिए कितने पैसे दिए होंगे कैडबरी फैक्ट्री को? मान लो ₹40 दिए होंगे। तो जो ₹10 हो गए वो हो गया शॉपकीपर का, दुकानदार का मुनाफा, उसका प्रॉफिट हो गया। एक ₹50 की चॉकलेट आपको बेचने पे उसको ₹10 का फायदा हुआ। अब कैडबरी फैक्ट्री ने जो इस शॉप में चॉकलेट भेजी, मान लो उसने ट्रांसपोर्ट वाले को, ट्रक वाले को ₹10 दिए चॉकलेट पहुंचाने के। मैं एक एक चॉकलेट की बात कर रही हूँ। अगर 100 चॉकलेट होगी तो 100 इंटू 10, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो ₹10 हैं, ये ट्रक वाले भैया की इनकम हो गई। थोड़े पैसे होंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में मशीनों को मेंटेन करना, वहां के फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी वगैरह। बाकी रॉ मटेरियल का खर्चा होगा। क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है चॉकलेट बनाने में? कोकोआ, मिल्क, शुगर, ये सब खर्चा हम फैक्ट्री के अज्यूम कर लेते हैं ₹20 के। ठीक है, सो ₹20 चॉकलेट बनाने का खर्चा है, रॉ मटेरियल वगैरह का। ₹10 फैक्ट्री ने ट्रांसपोर्ट वाले को दिए, ₹30 खर्च कर दिए चॉकलेट बनाने में। बट फैक्ट्री ने शॉपकीपर को कितने में बेची थी? ₹40 में बेची थी। ये जो ₹10 है, ये कैडबरी कंपनी का प्रॉफिट हो गया पर चॉकलेट। सो दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। ये एग्जाम्पल बुक में नहीं गिवन है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, पैसे का लेन देन समझाने के लिए एग्जाम्पल समझाया है। ये सब चीजें हमको पता होना तो इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लगेगा। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि प्रोडक्ट की जो एमआरपी होता है, जो प्राइस होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। ये सारे खर्चे कैलकुलेट होते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है, फिर उस प्रोडक्ट का एमआरपी डिसाइड होता है।
एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो पीपल डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न मनी, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं विच इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प विद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दे इन्वॉल्व मनी और पेमेंट इन काइंड। ये सब हमने बहुत डिटेल में वैल्यू ऑफ वर्क में पढ़ा है, ठीक है। मनी तो हो गया कैश। पेमेंट इन काइंड क्या होता है? मान लो एक साइट पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मान लो वर्कर्स को जो वेजेस मिल रहा है वो ₹100 पर डे मिल रहे हैं, ठीक? और उसके अलावा फ्री मील्स मिल रहे हैं या रहने की जगह मिल रही है जिसको हम लॉजिंग भी बोलते हैं। सो ये फ्री मील्स, लॉजिंग, ऑल दिस इज पेमेंट इन काइंड। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं दे क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू। सो मान लो आपने क्रेयॉन्स खरीदने हैं, ठीक है। अगर आप 12 क्रेयॉन्स का सेट लोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मान लो 30 रुपीज है। बट ऐसा तो नहीं है कि आप 50 क्रेयॉन्स का सेट लोगे वो भी 30 रुपीज का होगा, नहीं, वो होगा 70-75 रुपए का अप्रोक्स। तो जैसे जैसे क्रेयॉन्स का वैल्यू एडिशन होगा वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज मॉनेटरी वैल्यू। सो मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? इट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Now, over the decades, the number of economic activities has increased tremendously. Earlier times में, पुराने जमाने में वर्क जो था वो बहुत सिंपल था। लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक रेयरिंग। लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होता है? लाइव स्टॉक रेयरिंग बेसिकली मीन्स रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, शीप। सो बेसिकली ये गाय भैंस पकड़ी, इनको पालना फॉर फूड, क्लोथिंग। दिस इज लाइव स्टॉक रेयरिंग। प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पॉटरी। पॉटरी मतलब जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं। एंड वीविंग क्लॉथ। सो पुराने जमाने में बहुत लिमिटेड ऑक्यूपेशन से बहुत लिमिटेड जॉब्स थी, बट नाउ वर्क इज ऑफ मेनी टाइप्स। आजकल मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, बैंक्स में काम करना, स्कूल्स में काम करना, होटल्स, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग फर्नीचर, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, टेलरिंग क्लोथ्स यूजिंग मशीन्स, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर्स। आजकल जॉब्स आर अनलिमिटेड। सो यही लिखा हुआ है यहाँ भी। नो, बिकॉज आजकल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इतनी डाइवर्स है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम इनकी फंक्शनिंग समझ पाए एंड समझ पाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो हमारी बुक में ये पिक्चर है, यू कैन सी दैट देयर आर बिल्डिंग्स हियर। ये प्रोबेबली इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ये ऑफिसेज होंगे। रोड पे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस सर्विसेज। ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की ट्रक्स है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इतनी सारी दुकानें हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, सो मेट्रो सर्विसेज। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जो आजकल का वर्क है इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पॉटरी, नो। आजकल स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, कंप्यूटर्स, एआई, आजकल बहुत डाइवर्स जॉब्स है मार्केट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 तरह की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो एक्टिविटीज डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड हैं वो हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। जो नेचर से डायरेक्टली हमको चीजें मिल रही हैं उनका फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म होना इस सेकेंडरी एक्टिविटी। फैक्ट्री से दुकान तक, एंड यूजर तक ट्रांसपोर्ट होना, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। ये पोटैटोस के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। फार्मर पोटैटो ग्रो करता है, डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है, सो दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये जो आलू है इनसे पोटैटो चिप्स बन रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। और ये जो चिप्स हैं शॉप्स तक पहुंचना, ट्रांसपोर्ट होना, ये टर्शरी एक्टिविटी है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है एक बार पढ़ लेते हैं। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। इनका नेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, लाइव स्टॉक रेयरिंग। फॉरेस्ट्री में आ जाता है ट्री कटिंग वगैरह, फिशरी में आ जाता है फिश फार्मिंग। सो ये थोड़े से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज के एग्जांपल्स गिवन है बुक में। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक है, इसको हम लाइव स्टॉक रेयरिंग भी बोलते हैं, और फॉरेस्ट्री, ये सब हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज। जितनी भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो सब सेकेंडरी एक्टिविटीज है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। टर्शरी सेक्टर हो गया हमारा सर्विसेज सेक्टर, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दिस इज टर्शरी। इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं।
एक बार इमेजेस फिर से देख लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की। ग्रीन हाउस फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिश फार्मिंग या फिशरी, रेजिंग लाइवस्टॉक, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है? दे आर डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड इन आउटपुट्स को फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स। गुड्स मतलब सामान। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं? जो नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं, चेंज करती हैं। ठीक है, सारा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, ये सब सेकेंडरी में आता है। जो बुक में एग्जांपल्स गिवन है उनको देख लेते हैं। सो मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर फ्रॉम वुड, मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, मेकिंग ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम स्टील, ये सारा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स टू मेक फ्लावर एंड मिल्स। ग्रेन्स का क्या एग्जाम्पल हो गया? व्हीट। सो बेसिकली व्हीट से आटा बनना इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट। सो ग्राउंडनट क्या हो गया? मूंगफली। ठीक है, उससे तेल बनना। प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स टू डिराइव टी। पिकिंग ऑफ टी लीव्स जो होगा वो प्राइमरी एक्टिविटी होगा, पर जो चाय पत्ती बनती है फैक्ट्री में, दैट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री मतलब वो फैक्ट्री जहाँ मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट। तो जो फॉरेस्ट से लकड़ी मिली वो इस फैक्ट्री में इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइटम्स व्हिच आर ऑफ आर यूज, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, यू कैन सी कार्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वाटर सप्लाई एंड पेपर प्रोडक्शन। एंड में अभी हम पेपर प्रोडक्शन के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से वुड का जो पल्प होता है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेपर। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी हो गई? जो सर्विसेज होती हैं। सो दीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब, प्राइमरी एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है? मान लो एक फार्मर इन्वॉल्व है। ठीक है, वो फार्मिंग कर रहा है। अगर वो बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना इलाज करवाने अपना। सो डॉक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टर्शरी सेक्टर में आती है। ये जो फार्मर है, जो उसको पैसे मिले, वो बैंक में जाएगा ना पैसा डिपॉजिट करने। सो जो बैंकिंग सर्विसेज होती है वो भी टर्शरी एक्टिविटी है, टर्शरी सेक्टर में आती है। ठीक है, सो टर्शरी एक्टिविटीज का जो सेक्टर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ये जो एक्टिविटीज होती है दे डोंट प्रोड्यूस थिंग्स, कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई चीज बन नहीं रही टर्शरी एक्टिविटीज में, बट इससे लोगों को हेल्प मिलती है। विद हेल्प ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज दे कैन लिव देयर लाइफ कंफर्टेबली। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए टर्शरी एक्टिविटीज के? ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, बैंकिंग, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बोले तो डॉक्टर्स, नर्सेज। एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर बोले तो टीचर्स हो गई। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज। ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स, वेंडर्स मीन सेलर्स। उसके अलावा लॉयर्स, पायलट्स, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो होटल में, रेस्टोरेंट्स में, बैंक्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउसेज, यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं ये सब टर्शरी एक्टिविटीज हैं। यहाँ कुछ सामान, कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा जो वेयर हाउसेज है वो टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ये वेयर हाउसेज होते क्या हैं? जैसे आपके घर में स्टोर हाउस है, स्टोर रूम है, घर का जो एक्स्ट्रा सामान होता है वहां रख देते हैं। सो बेसिकली वेयर हाउस भी यही होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ सामान स्टोर किया जाता है। मान लो किसी फैक्ट्री में 1 लाख पैकेट चिप्स के प्रोड्यूस हुए हैं, जरूरी थोड़ी ना कि 1 लाख के 1 लाख पैकेट उसी दिन ट्रांसपोर्ट होंगे, सीधा मशीन से निकलेंगे और ट्रक में लोड हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी ना है। ये भी तो हो सकता है पहले दिन सिर्फ 40,000 पैकेट ट्रांसपोर्ट हो, जो बाकी 60,000 पैकेट है वो किसी बिल्डिंग में स्टोर हो जाएंगे थोड़े दिन बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसी बिल्डिंग्स को वेयर हाउस बोला जाता है। ठीक है, सो दीज आर लार्ज बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड, यूज्ड और रेंटेड आउट टू शॉप्स। So software development, services at restaurants, services at airport, retail stores, healthcare, trade and logistics, banking, ये सारे tertiary activities हैं। ठीक है, tertiary sector को belong करती है। Now all these sectors are interconnected, they cannot work in isolation। अब farmer ये नहीं कह सकता कि अगर मैं गेहूं उगाऊंगा नहीं तो आटा किसका बनेगा और फिर लोग खाएंगे क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ सेकेंडरी सेक्टर ये नहीं बोल सकता कि मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ एंड आई कैन वर्क इन आइसोलेशन। भाई वो गेहूं मिलेगा तभी तो उसका आटा बनाएगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ये भी नहीं बोल सकते कि टर्शरी सेक्टर है वो यूजलेस है, उसका काम ही क्या है। अल्टीमेटली वो ट्रक वाला ही तो है जो फैक्ट्री में सामान बन रहा है उसको दुकानों तक पहुंचा रहा है।
So all these sectors are interdependent, they are interconnected. So these sectors play an important role in converting the natural raw materials into finished products for final consumption. Final consumption means final use. Example ही मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ. जो प्राइमरी सेक्टर है उसका क्या एग्जाम्पल हो गया, फार्मर्स ने ग्रो किए और हार्वेस्ट किए क्रॉप्स को. सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, इन क्रॉप्स को प्रोसेस किया एंड फूड प्रोडक्ट्स बन गए, ट्रांसफॉर्म हो गए ये. ठीक है. टर्शियरी सेक्टर ने क्या किया, इस फूड को ट्रांसपोर्ट किया मार्केट तक. सो ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड. अब ये सेक्टर्स का इंटरकनेक्शन समझने के लिए हम करेंगे अमूल की स्टोरी. अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. अमूल क्या है, एक डेयरी कोऑपरेटिव है. कोऑपरेटिव क्या होता है अभी हम आगे पढ़ते हैं. अमूल शोज हाउ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी हो गई, मिल्क प्रोडक्शन. सो कोई भी डेयरी फार्म होगा ना, वहां आपको बहुत सारे काउज एंड बफलोज दिखेंगे बिकॉज दे गिव अस मिल्क. ठीक है. सो ये हो गया मिल्क प्रोडक्शन, प्राइमरी एक्टिविटी. सेकेंडरी इज प्रोसेसिंग. ये जो मिल्क होता है इसको प्रोसेस करना पड़ता है. हम पढ़ेंगे पैस्चराइजेशन एक वर्ड करेंगे. दिस मिल्क कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया. इस मिल्क को फिट फॉर कंजम्पशन करने के लिए, ये बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड पैस्चराइजेशन. सो ये पैस्चराइजेशन जो होता है ये सेकेंडरी में आता है. या मिल्क से बटर बनना, चीज बनना, कर्ड बनना, आइसक्रीम बनना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है. ठीक है. एंड टर्शरी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको दुकानों तक पहुंचाना, एंड यूजर तक पहुंचाना. ठीक है. ऑल दी सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, दे वर्क टुगेदर. अब अमूल की स्टोरी करते हैं. अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. आनंद क्या है, आनंद इज अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. अब आजकल क्या होता है, प्रेजेंटली द फार्मर्स मिल्क द काउस एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय. डेयरी क्या होता है, वो जगह जहाँ मिल्क कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, उसको डेयरी कहते हैं. इसलिए मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स बोला जाता है. ठीक है. So you can see this image on your screen where a farmer is milking the cow. ठीक है. और ये जो मिल्क इकट्ठा होता है ना, ये डेयरी में जाके सेल कर देते हैं और महीने के एंड में इनको मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे पैसा मिलता है इन फार्मर्स को. बट 50 साल पहले ऐसे नहीं होता था. नाउ इन गुजरात दीज फार्मर्स आर वेरी वेल पेड, बट 50 साल पहले ऐसे नहीं होता था. इन बेचारों को ठगा जाता था. और ठगता कौन था इनको, मिडल मैन ठगते थे. वो अब हम आगे करेंगे. सो अमूल बनने से पहले क्या होता था, 50 साल पहले अराउंड 1940s में फार्मर्स को अपना मिल्क बेचने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता था. फार्मर्स हैड टू ट्रैवल टू नियर बाय विलेजेस ऑन फुट और बाय बाइसिकल टू सेल देयर मिल्क. अब जो दूध होता है ना वो बहुत जल्दी फट जाता है, इट स्पॉइल्स वेरी क्विकली. सो उसको फटाफट बेचना होता है. ठीक है. सो इस वजह से फार्मर्स ना मिडिल मैन पे रिलाई करते थे. अब ये मिडिल मैन कौन होते थे, ये फार्मर से दूध खरीदते थे और इसको फिर ये कंज्यूमर तक पहुंचाते थे. अब हम लीटर की बात करते हैं. मान लो इन्होंने 1 लीटर के 5 रुपए दिए फार्मर को, बट इसको कंज्यूमर को कितने में बेचा, मान लो 40 रुपए में बेचा. जो 35 रुपए था ये था मिडिल मैन का मुनाफा. ये कोई फार्मर को थोड़ी ना पास ऑन करता था ये 35 रुपए. फार्मर को तो उसने खाली 5 रुपए दिए. सो फार्मर्स यूज्ड टू फील चीटेड क्योंकि उनको बहुत कम पैसा मिलता था. सो मेनी फार्मर्स फेल्ट चीटेड एज दे वर ऑफन पेड वेरी लेस. तो फार्मर्स सब परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए. कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. जैसे इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना, सो वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर इंडिपेंडेंस. इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, योगदान था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या एडवाइस किया फार्मर्स को कि एक कोऑपरेटिव बना लो और कलेक्टिवली प्रोड्यूस करो, कलेक्ट करो और सेल करो मिल्क को विदाउट डिपेंडिंग ऑन मिडिलमैन. मतलब ये दूध प्रोड्यूस होना, कलेक्ट होना, बेचना, इसमें आप मिडिलमैन का इन्वॉल्वमेंट ही हटा दो. अब ये कोऑपरेटिव होता क्या है, कोऑपरेटिव इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठा एकजुट होकर दे कम टुगेदर और अपनी नीड्स इन अ फॉर्मल वे वो पूरी करते हैं. फॉर्मल वे मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस. सो मिल्क प्रोड्यूसर्स को ये बात बहुत पसंद आई. सो दे केम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, पैस्चराइजेशन एंड सेल ऑफ मिल्क. इससे क्या फायदा हुआ, देयर वाज नो नीड फॉर मिडलमैन and they started earning more and they had greater control over products. अब एक एक इंडिविजुअल फार्मर होगा, कोई किसी दिन 2 लीटर, कोई किसी दिन 3 लीटर मिल्क निकाल पाएगा काऊ से. बट अगर ये फार्मर्स कलेक्टिवली 100 लीटर मार्केट में जाके बेचते हैं, सो दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू बार्गेन.
एक बार समझ लेते हैं पैस्चराइजेशन है क्या। पैस्चराइजेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 204 ऑफ द बुक। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं पैस्चराइजेशन होता क्या है। सो पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मिल्क को पहले हीट किया जाता है टिल अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिर उसको क्विकली कूल किया जाता है। सो इससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है। ठीक है, एंड जो फाइनल मिल्क फिर मिलता है दैट इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया। तो अमूल जो कोऑपरेटिव है इट वाज स्टार्टेड इन 1946। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था ये कोऑपरेटिव? त्रिभुवन दास पटेल। Who was he? He was a lawyer and a freedom fighter. And Dr. Varghese Kurian. कौन थे ये? He was an engineer who worked in a dairy factory in Mumbai. So farmers began collecting their own milk, maintaining quality and deciding prices collectively. ये आपकी बुक में इमेज है। On the left side is Dr. Varghese Kurian and right side पे हैं त्रिभुवन दास पटेल। So इन farmers ने क्या किया? एक cooperative form किया, एकजुट हो गए and now they could buy and sell milk collectively. This collaboration allowed farmers to earn more and they became self-sufficient. Self-sufficient मतलब they were not dependent on middlemen anymore. Now as more and more farmers saw the benefits of the cooperative, it grew. अब मान लो पहले 10 फार्मर्स 15 फार्मर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव बनाया होगा, फिर बाकी फार्मर्स ने देखा कि इनको तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, हम तो जो मिल्क बेच रहे हैं हमको सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं, बट ये लोग तो 25-30 रुपए कमा रहे हैं अपने 1 लीटर दूध पे। सो जैसे जैसे फार्मर्स को बेनिफिट्स पता चले कोऑपरेटिव के बारे में, दे जॉइंड दिस कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का साइज बढ़ता गया, द कोऑपरेटिव ग्रू इन साइज एंड इन्होंने इतना ज्यादा मिल्क कलेक्ट कर लिया कि अब क्या करें। अब मान लो इन्होंने 200 लीटर दूध प्रोड्यूस कर लिया, मार्केट में जो डिमांड है वो सिर्फ 150 लीटर की है, तो 50 लीटर क्या करें, वेस्ट होने देंगे उसको? नहीं, उस 50 लीटर का उन्होंने सोचा कि और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने उससे बटर बनाया, मिल्क पाउडर बनाया। सो बेसिकली दे बिल्ट अ फैक्ट्री इन आनंद टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज द फर्स्ट अमूल फैक्ट्री। अब ये जो कोऑपरेटिव है इसने ना सिर्फ फार्मर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की बट ऑल्सो विमेन। सो यू कैन सी दिस इमेजेस ऑन योर स्क्रीन। ये विमेन है, ये मिल्क आके डेयरी में सेल कर रही हैं। ठीक है, एंड इस तरह से हुआ अमूल का ग्रोथ। ठीक है, सो नाउ टुडे अमूल मेक्स मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बटर, मिल्क पाउडर, चीज, घी एटसेट्रा इन फैक्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। These products are sold in small and large shops all over the country. यही नहीं, अमूल एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री में सेल करना। ठीक है, अमूल ऑल्सो एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू मेनी अदर कंट्रीज। सो इंडिया अगर अमेरिका में कुछ सेल कर रही है दैट इज एक्सपोर्ट, और इंडिया अगर अमेरिका से कुछ चीज खरीद रही है दैट इज इम्पोर्ट। ठीक है, now Amul uses trucks, trains, planes, ships for distribution. All this distribution comes under tertiary sector. This is one of the modern factories of Amul. ठीक है, so ये जो अमूल की स्टोरी है it reflects interdependence among sectors. प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी हो गई है? मिल्क कलेक्शन फ्रॉम काउस। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी हो गई? मिल्क प्रोसेसिंग इनटू बटर, चीज, मिल्क पाउडर, घी, आप इसमें आइसक्रीम भी लिख सकते हैं। एंड टर्शरी एक्टिविटी क्या हो गई? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, रिटेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। बेसिकली जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो टर्शरी में आ जाएंगे। ये तो हो गई अमूल की स्टोरी। बट इज अमूल द ओनली डेयरी कोऑपरेटिव इन इंडिया? नहीं, सिर्फ अमूल नहीं है डेयरी कोऑपरेटिव, देयर आर मेनी अदर मिल्क कोऑपरेटिव्स आल्सो, लाइक मदर डेयरी, आप सबने नाम सुना होगा। इस तरह से हमारी बुक में थोड़े स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, फेमस डेयरी कोऑपरेटिव्स के नाम गिवन है। ये हमको आना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको मैं टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में डालूंगी। ठीक है, सो कर्नाटका का कौन सा ब्रांड है? नंदिनी। दिल्ली एनसीआर का कौन सा है? मदर डेयरी। तमिलनाडु का कौन सा है फेमस कोऑपरेटिव? आर्विन। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? विजया। नागालैंड का कौन सा है? केवी। बिहार का कौन सा है? सुधा। पंजाब का कौन सा है? वेरका। थोड़े बहुत आप इमेजेस यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। पंजाब का है वेरका, गुजरात का अमूल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कर्नाटका का है नंदिनी, तमिलनाडु का आर्विन, आंध्र प्रदेश का है विजया, बिहार का है सुधा,
सो अभी हमने जैसे अमूल का एग्जाम्पल किया ना, अब हम एग्जाम्पल करेंगे पेपर प्रोडक्शन का कि किस तरह से जो पल्प है, पल्प क्या होता है, वुडन फाइबर जो होता है ट्री का, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेपर एंड देन देयर आफ्टर प्रिंटेड इनटू टेक्स्ट बुक्स। सो आपने इसके एक एक स्टेप को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट इमेज देखिए, फर्स्ट इमेज में क्या हो रहा है, ट्री कटिंग हो रही है। सो ट्री कटिंग क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। वुड कहाँ से आता है, नेचर से आता है ना। फिर सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, अब ट्रीज कट होने के बाद ये जो लॉग्स है इनको एक के ऊपर एक स्टैक करना, ये हो जाएगा टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। फिर इन लॉग्स को लोड करना ट्रक में, अगेन टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है, सर्विसेज है ये। फिर इन लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करना, फैक्ट्री तक पहुंचाना, अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉग्स इज अ टर्शरी एक्टिविटी। अब फैक्ट्री में जब ये पहुंच गए हैं लॉग्स, तो पेपर बनना, पेपर प्रोड्यूस होना, दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। अब फैक्ट्री में सामान ना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ पेपर विद इन द फैक्ट्री, इस स्टेप में कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पेपर ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। दिस इज अ टर्शरी एक्टिविटी। अब क्या हो रहा है, उस पेपर से बुक्स बन रही हैं, प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड फाइनली ये जो बुक्स प्रिंट हुई हैं ये शॉप में सेल हो रही हैं, दिस सेलिंग ऑफ बुक्स इज टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। सो दिस एग्जाम्पल ऑफ पेपर प्रोडक्शन शोज कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड पल्प प्राइमरी है, इस पल्प को पेपर एंड बुक्स में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, प्रोसेस करना सेकेंडरी है, एंड फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स थ्रू मार्केट्स टर्शरी है, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा पिक्चर्स डिटेल में दे दी हैं। जो मेन आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखना है पेपर प्रोडक्शन में, ये आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है जिसमें वुड कट हो रहा है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर ये जो वुड कट हुआ है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये टर्शरी एक्टिविटी है। फिर ये पेपर बन रहा है, टेक्स्ट बुक्स और बुक्स प्रिंट हो रही हैं, बन रही हैं, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। एंड फाइनली ये बुक्स सेल हो रही हैं, अगेन सेलिंग इज टर्शरी एक्टिविटी। एंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है रीसाइक्लिंग पेपर। रीसाइक्लिंग पेपर क्या होता है, जो यूज्ड पेपर होता है उसको रिसाइकल करके न्यू बनाया जाता है, दैट इज रीसाइक्लिंग। आई एम श्योर आपको रिसाइक्लिंग का मतलब पता होगा ऑलरेडी। इसके बेनिफिट्स क्या है, ट्रीज सेव होता है, बिकॉज पेपर किससे बनता है, ट्रीज से बनता है, वुड पल्प से बनता है ना। सो अगर हम यूज्ड पेपर को ही न्यू पेपर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे सो ट्रीज सेव होंगे। सो रिसाइक्लिंग 1 ton ऑफ पेपर कैन सेव 17 trees and 2.5 cubic meters of landfill space. And recycling papers requires 70% less energy and water compared to making new paper from wood pulp, ठीक है। एंड विद दिस हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 6 सोशल साइंस का इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस फिनिश होता है। वेरी सून आई विल अपलोड द टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट एंड क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स, आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।